आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज की कहानी जिन की है जो कि एक लड़की पर हावी हो जाता है। तो आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। कविता, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए आई थी, उसके पेरेंट्स ने उसे हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया था क्योंकि रोज का अप डाउन उसके लिए कुछ ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता। इसीलिए वह अपनी हॉस्टल में अपनी एक फ्रेंड रिया के साथ रहती थी। रिया और कविता दोनों जल्दी ही बहुत अच्छी सहेली बन चुकी थी। दोनों साथ साथ क्लास जाती और आती, और अगर बंक भी मारना होता तो दोनों साथ में ही करती। उस हॉस्टल में एक अजीब सी बात थी क्योंकि उसके सामने ही एक और हॉस्टल था जो कि बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ था। हॉस्टल की कंडीशन बड़ी अच्छी थी, लेकिन फिर भी वह वीरान और सुनसान था। वहां पर जाना वर्जित था क्योंकि उसके सामने एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था कि अगर कोई भी यहाँ पर गया तो उसे जुर्माना देना पड़ सकता है। कविता अक्सर रिया से पूछती थी, परंतु रिया उसे कहती थी कि उसे भी इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता। बस यही पता है कि वहां पर कुछ हुआ था, इसलिए वहां पर जाना वर्जित है, यानी कि मना है। कविता के मन में अक्सर उसे देखकर उसकी तरफ जाने की ही इच्छा होती रहती थी। एक रात की बात है, ये दोनों बैठी हुई थी और आपस में ही बातें किए जा रही थी। बातें घूम फिर कर उसी सुनसान हॉस्टल पर आ चुकी थी। कविता ने पूछा कि रिया, चलो क्यों ना हम देख कर आते हैं, परंतु रिया उसे मना कर देती है। वह कहती है कि अगर वार्डन ने पकड़ लिया तो उन दोनों की खैर नहीं। वे कॉलेज से निकाले भी जा सकते हैं क्योंकि कॉलेज वालों ने वहां पर जाने से सख्त मनाही की है। परंतु कविता पर तो जैसे कुछ अलग ही जुनून सवार था। वह फिर से रिया से पूछती है कि चलो ना, और वह मुंह फुलाकर बैठ जाती है। रिया भी अब क्या कर सकती थी, वह भी कविता की हाँ में हाँ भर देती है। कविता बहुत खुश हो जाती है, परंतु वह नहीं जानती थी कि ये खुशी बस थोड़े ही समय की है, क्योंकि वहां पर उसका इंतजार एक ऐसी काली शक्ति कर रही थी जो उसकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देगी। कविता और रिया दोनों धीरे से अपने कमरे से बाहर निकलती हैं और दरवाजा लगाकर आसपास देखती हैं। कॉरिडोर एकदम खाली था, वहां पर कोई भी नहीं था। दोनों दबे दबे कदमों से बाहर जाने लगती है तो गेट पर ही एंट्री पर काउंटर पर वार्डन बैठा हुआ था। वार्डन सोई हुई थी। वार्डन को देखकर ये दोनों धीरे धीरे उसके पास से निकल जाती हैं। अब दोनों हॉस्टल से बाहर आ चुकी थी और सामने उस हॉस्टल की तरफ जाने लग गई थी। जब वे हॉस्टल के गेट पर पहुंचती है तो देखती हैं कि मेन गेट पर ही एक बड़ा सा ताला लगा हुआ है। उसे देखकर दोनों निराश हो जाती हैं क्योंकि वे हॉस्टल के अंदर नहीं जा सकती थी। तो रिया कविता से कहती है कि चलो कविता, अब हम वापस चलते हैं। अगर वार्डन जाग गई तो हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ जाएगा। परंतु कविता तो कुछ और ही सोच रही थी। वह रिया से कहती है, चलो ना, क्यों ना इसके पीछे जाकर देखें, क्या पता इसके पीछे हमें कोई और रास्ता मिल जाए। तो वे उस हॉस्टल के आसपास चक्कर लगाने लग जाती हैं। जब वे हॉस्टल के पीछे जाती हैं तो वे देखती हैं कि एक कोने में एक कब्र बनी हुई थी। वो कब्र बड़ी ही बड़ी और अनोखी थी। उस पर पत्थर जड़ा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था कि साकेत। साकेत एक 25 से 26 साल का युवक था जिसकी मृत्यु हो चुकी थी तकरीबन 5 साल पहले।
अरे रिया, ये कौन है? क्या तुम जानती हो इसे? नहीं, मैं कैसे जानूंगी? मैं तो अभी 1 साल पहले ही आई थी यहाँ पर। अच्छा। वे दोनों इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी कविता देखती है कि उसके आसपास थोड़ा थोड़ा धुआं होने लग गया था और उसके कानों में एक बड़ी ही अजीब सी आवाजें गूंजने लग गई थी। कविता, क्या हो गया? रिया कविता से पूछती है। हाँ हाँ, कुछ नहीं, अब चले यहाँ से, रिया कहती है। हाँ हाँ, चलो। रिया और कविता दोनों अपने हॉस्टल के गेट पर जाती हैं और अंदर जाकर देखती हैं तो वार्डन अभी भी सोई हुई थी। वे दोनों दबे कदमों से अपने कमरे की ओर चली जाती हैं और सो जाती हैं। अगले दिन सारा कॉलेज अटेंड करके शाम को वे जब घर आई तो रिया और कविता दोनों ही देखती हैं कि उनके कमरे की हालत बेहद ही खराब हो गई थी। उन्हें वहां पर एक अजीब सी गंध महसूस हो रही थी। वे कमरे को साफ करती हैं और सो जाती हैं। रात को रिया जब उठती है तो देखती है कि कविता अपने बिस्तर पर नहीं थी। वो हैरान हो जाती है कि कविता आखिर गई तो गई कहाँ। वो बस चुपचाप बैठकर वहीं पर सोचने लग जाती है और कविता क्या इंतजार करने लगती है। तकरीबन 2 घंटे बाद कविता आ जाती है। वह उससे पूछती है, परंतु कविता कुछ भी जवाब नहीं देती और चुपचाप सो जाती है। रिया भी कविता का ऐसा व्यवहार देखकर उससे नाराज हो जाती है और सो जाती है। परंतु अगले दिन फिर से यही होता है। रिया देखती है कि कविता फिर से गायब है। अब रिया को कुछ अजीब महसूस होने लगा था कि आखिर कविता रोज रात में जाती कहां पर है। अगले दिन रिया कविता को रोकने के लिए उसके पास खड़ी हो जाती है और पूछती है, कविता, कहां पर जा रही हो तुम? मैं 2-3 दिन से देख रही हूं, तुम रोज कमरे से बाहर जाती हो। आखिर जाती कहां पर हो तुम? परंतु कविता को जैसे किसी ने सम्मोहन कर रखा हो। वो बस किसी पुतले की तरह चुपचाप खड़ी हुई थी। रिया उसे हिलाती है। अरे बताओ, ऐसे पागलों की तरह क्यों खड़ी हुई हो? तभी कविता धीरे से अपनी गर्दन को टेढ़ा करती है और रिया को घूरने लग जाती है। मुझे जाने दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जाने दो मुझे, मत रोको। क्या कह रही हो कविता, तुम पागल हो गई हो क्या? कविता एकदम से रिया को गर्दन से पकड़ लेती है। छोड़ दो कविता, छोड़ दो। क्या कर रही हो ये तुम? कविता रिया को जोर से दूर फेंक देती है और रिया की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। रिया की आवाज सुनकर वार्डन आ जाती है और हॉस्टल की और लड़कियां भी वहां पर जमा हो जाती हैं। वे देखती हैं तो रिया के सर से खून आ रहा था और वह दीवार से सटकर गिरी हुई थी और कविता अपनी ही धुन में मगन कहीं जा रही थी। वोल्डन जब उसे रोकती है तो कविता उसे घूरने लग जाती है और कहती है, छोड़ दे, वरना तेरा भी यही हाल होगा जो उसका हुआ है। वोल्डन कविता की आंखों में देखकर ही डर से पीछे हट जाती है। वह रिया को संभालती है और उसे फर्स्ट एड देती है। रिया जब होश में आती है तो वो रिया से पूछती है कि आखिर माजरा क्या है। तो रिया उसे उस दिन की सारी घटना बता देती है। वोल्डन रिया पर गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम लड़कियां पागल हो क्या?
वो बोर्ड नहीं दिख रहा तुम्हें? और तुम्हें तो अपनी मनमानी ही करनी है। अब देखो, ये सब उसी कब्र की वजह से हुआ है। वो कब्र नहीं है, वो जिन्नात है, और अब वो कविता पर हावी हो चुका है। हमें जल्दी से किसी मौलवी को बुलाना होगा या किसी तांत्रिक को। अगले दिन वे किसी मौलवी को बुलाती हैं। मौलवी आसपास देखते हुए कहता है, उस लड़की पर एक जिन का साया है और वो रोज उससे मिलने जाती है। उस लड़की के पेट में अब उसका बच्चा भी है। हमें बड़ी ही सतर्कता से उसे रोकना होगा। हमें बड़ी ही सतर्कता से उसे रोकना होगा, क्योंकि अगर जरा सी भी चूक हुई तो वो उस लड़की को मारने के लिए एक सेकंड के बारे में भी नहीं सोचेगा। हमें आज रात जब वो जा रही होगी उसका पीछा करना होगा, और तभी हम उस पर कुछ मंत्रों का जाप कर सकते हैं। मौलवी भी कुछ सोच रहा था। उसके जबान जैसी लड़खड़ा रही थी। वो कहता है कि मैं आज शाम को आता हूँ। ऐसा कहकर वो निकल जाता है। रात को फिर से कविता के साथ यही होता है। वो अपने कमरे से बाहर जाती है, परंतु उसे कोई रोकता नहीं है। वो धीरे धीरे उसी हॉस्टल की ओर बढ़ रही थी, और हॉस्टल के पीछे उसी कब्र की ओर। जब सब देखते हैं तो कविता उस कब्र पर बैठी हुई थी और किसी से बातें कर रही थी, मानो कोई उसके साथ बैठकर बात कर रहा हो। और किसी को तो वो परछाई नहीं दिख रही थी, परंतु वो मौलवी साफ देख सकता था कि एक बहुत ही विशाल और भयानक जिन उस लड़की के पास बैठा हुआ था। तभी उस जिन की नजर मौलवी पर जाती है। मौलवी कहता है, तुम सभी यहां से चले जाओ, वरना तुम सबकी जान को खतरा हो सकता है। बस वार्डन को ही यहीं पर छोड़ दो। सभी लड़कियां वहां से चली जाती हैं। और अब मौलवी प्रेयर करने लग जाता है और मंत्रों का जाप करता है। वह जिन बड़ा ही खतरनाक था। वह उसे कहता है, चला जा यहां से। जानता नहीं मैं कौन हूं। मार दूंगा मैं तुझे। अगर अपनी जान की खैरियत चाहता है तो निकल जा। ये लड़की अब मेरी है, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। मौलवी लगातार प्रेयर पढ़े जा रहा था और वह पवित्र जल को उस जिन पर फेंकता है तो वह जिन अचानक से गायब हो जाता है। मौलवी कविता को उठाता है और वहां से हॉस्टल की ओर जाने लगता है। मौलवी पूरे 1 महीने तक कविता को चर्च में रखता है और उस पर तरह तरह के मंत्रों का जाप करता है और उसके गले और पैर में कुछ ताबीज आदि बांध देता है। अब वह कहता है कि उस जिन को दूर भगाने के लिए इन ताबीजों की बड़ी ही आवश्यकता है। अगर 1 महीने और ये ताबीज इसके उसमें बंधे रहेंगे तो वह जिन का पीछा छोड़ देगा। और याद रहे कि कविता फिर से वहां पर न जाने पाए। कविता के पेरेंट्स अब उसे हॉस्टल से अपने घर ले जा चुके थे, क्योंकि अगर कविता हॉस्टल में रहती तो शायद फिर से वो जिन उस पर हावी हो जाता। परंतु जब रिया वापिस से हॉस्टल आती है, क्योंकि उसकी पढ़ाई खराब हो रही थी, तो उस रात रिया जब उठती है तो देखती है कि कविता अपने बिस्तर पर नहीं थी। वह वार्डन को बताती है और जब सब वहां पर जाकर देखते हैं तो कविता की लाश उसी कब्र के पास पड़ी हुई थी।
उसका पेट अंदर से फटा हुआ था, मानो किसी ने अंदर से ही उसके पेट को फाड़ दिया। उसकी आंखों में डर भी साफ दिखाई दे रहा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं एक और डरावनी कहानी के साथ।